सो हेलो गाइस। आज हम कवर करने वाले हैं रशियन रेवोल्यूशन का फाइनल पार्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे अक्टूबर रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है और कैसे हमारे पास जोसेफ स्टैलिन देखेंगे और व्लादिमीर लेनिन का भी हम इसमें देखेंगे क्या रोल प्ले होता है रशियन रेवोल्यूशन। इससे पहले हम एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था। तो हमने फरवरी रेवोल्यूशन को कवर किया था और देखा था कि जार निकोलस का जो रूल है वो एकदम एंड हो गया है। अब जब क्योंकि ज़ार जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट को गवर्न कर रहा था अब वो वहाँ से हट गया था, तो जो रशिया था उसे लीड करने के लिए एक नया टाइप का स्ट्रगल शुरू हो गया था कि कौन पावर पे कंट्रोल करेगा। आज हम वही देखने वाले हैं कि कैसे उस पावर को कंट्रोल किया गया और रशिया बन गया वर्ल्ड की पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और सोशलिज्म को एक वर्ल्ड फेस दे दिया। हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है द अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड द फॉरगेटन हीरो। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे अक्टूबर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और कौन है वो फॉरगेटन हीरो जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन की नीड क्या थी। जैसे कि हम जानते हैं कि फरवरी रेवोल्यूशन के बाद ज़ार का जो रूल था वो एंड हो गया था और रशियन एम्पायर के पास कोई भी सेंट्रल कंट्रोल नहीं था और इसलिए वहाँ पे दो पार्टीज स्ट्रगल कर रही थी पावर लेने के लिए। पहले थी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो कि वहाँ पे ऑफिशियल गवर्नमेंट थी उस वक्त की और वहाँ पे रह के रशिया को लीड कर रही थी वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त पे। और दूसरी गवर्नमेंट थी सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो कि फरवरी रेवोल्यूशन के बाद बन गई थी और इसके पास ट्रस्ट था पीजेंट्स का और आर्मी का। एक के पास ऑफिशियल टाइटल है और एक के पास पावर है कंट्रोल करने की कंट्री को। फिर हम देखते हैं कि कैसे इन लोगों की वजह से एक कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे दो गवर्नमेंट हमें दिखाई दे रही है कि एक सोशल गवर्नमेंट है और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट है। अब हम दोनों के बीच का अंतर जानते हैं। इस गवर्नमेंट जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी उसके अंदर पीजेंट्स और वर्कर्स थे। ये एक तरह से आर्मी को कंट्रोल कर रही थी और ये चाहती थी कि एकदम रेडिकल चेंजेस हो, जल्दी जल्दी चेंजेस कराना चाहती थी। अब हमारे पास आता है प्रोविजनल गवर्नमेंट जिसमें लैंडलॉर्ड, इंडस्ट्रियलिस्ट और रिच पीपल थे। इनके पास था ऑफिशियल गवर्नमेंट का टैग और इनको ये सपोर्ट कर रहे थे ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे जो रिच पीपल है उनके पास ही वोटिंग राइट्स हो और उन्हीं का कहाँ माना जाना चाहिए। फिर हमारे पास आता है द रिटर्न ऑफ हीरो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर लेनिन। जैसा हम जानते हैं कि जार का रेजिम एंड हो गया था और जो बोल्शेविक लीडर थे जो एक सोशलिस्ट पार्टी थी वो एकदम मजबूत हो गई थी व्लादिमीर लेनिन के आने से, क्योंकि उन्होंने आते ही सबसे पहले डिक्लेयर की थी अपनी 3 डिमांड जिसे हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। उनमें 3 डिमांड थी। सबसे पहले जो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था वो उससे रशिया को किसी तरह बाहर निकाला जाए। फिर सेकंड थी उसके पास कि वो नेशनलाइज कर दे अपने सारे बैंक्स को, मतलब सरकार की प्रॉपर्टी बना दे बैंक को, और जितनी भी लैंड है वो सारी इनके पीजेंट्स को दे दी जाए जैसा कि सोशलिस्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन। जैसे जैसे लेनिन का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ता जा रहा था और उन्होंने एक स्लोगन दिया था अपनी पार्टी के लिए, पीस लैंड एंड ब्रेड, जो कि पुअर्स और जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे उनके लिए एक तरह से फ्यूल का काम कर रही थी रेवोल्यूशन के लिए। और यहाँ पे एक ही डाइट के अंदर अक्टूबर में 1917 में सारे के सारे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी एक साथ कंट्रोल ले लेते सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स का इंक्लूडिंग विंटर पैलेस, और इसी के साथ जो कंट्रोल था रशिया का वो अब एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट के पास आ गया था और अब एक तरह से सोशलिज्म को भी वर्ल्ड फेस मिलने की तैयारियां हो रही थी। अब हम पढ़ते हैं सिविल वॉर 1918 से जो 1920 तक चली थी। तो इस वक्त तक जो रशियन एम्पायर था वो 3 मेजर गवर्नमेंट्स के अंडर रूल हो रहा था। एक थे रेड्स जो कि बोल्शेविक्स थे, वाइट जो कि जार के सपोर्टर थे और जार को सपोर्ट कर रहे थे दोबारा उसका रेजिम कंट्रोल करने में, और एक थे ग्रीन जो कि सोशलिस्ट थे और ये पीजेंट्स के काम कर रहे थे। और इन तीनों के बीच में एक तरह से सपोर्ट, मतलब एक तरह से पार्टी का कंट्रोल लेने के लिए, जो रशिया पे कंट्रोल लेने के लिए एक तरह से वॉर चल रही थी और इसी पीरियड को हम कहते हैं एक सिविल वॉर। और इस वॉर में कई सारे लोग मारे गए और मार्केट्स को लूटा गया।
जो वाइट थे उन्हें सपोर्ट मिल रहा था फ्रांस और अमेरिका की वजह से, जो अफ्रेड थे कि सोशलिज्म ज़्यादा स्प्रेड ना हो उनकी कंट्री में। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे सिविल वॉर एंड होती है और लेनिन ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे इस दौरान, जिससे उनकी कंट्री की थोड़ी कंडीशन इम्प्रूव हो सके। जब सिविल वॉर एंड हुई तो वो बोल्शेविक की विक्ट्री की वजह से बोल्शेविक की विक्ट्री हो गई इस वॉर में, और जो वाइट्स और ग्रीन थे वो एक तरह से हटा दिए गए। और इसी की तरह जैसे कि लेनिन ने कहा था, उन्होंने रशिया को पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकाला जर्मनी के साथ ट्रीटी साइन करके, और उसके बाद उन्होंने कई सारे डिसीजन लिए जिससे कि जो सिटीजन्स की कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही थी। सबसे पहले तो उन्होंने जैसे अपने अप्रैल थीसिस में बताया था, सारी की सारी लैंड पीजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। उसके बाद सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। अब यहाँ पे रशिया जो है एक वन पार्टी नेशन बन गया था और उस पार्टी को जाना जाता है कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से। फिर वहाँ पे एक सीक्रेट पुलिस भी बनाई गई थी जो कि उन लोगों पे नज़र रखती थी और पनिश करती थी जो गवर्नमेंट के एक्शंस को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई सारे फ़ायदे तो दे रही थी लेनिन की गवर्नमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा था यहाँ पे भी। हम पढ़ते हैं द स्टैलिन गवर्नमेंट, क्योंकि 1922 तक आते आते जो लेनिन थे वो मर गए थे और उनकी जगह ली थी जोसेफ स्टैलिन ने, और एक तरह से एक नया एरा या एक नया रूप सोशलिज्म का सबके सामने लाए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम बनाया जो कि रशिया को कंट्रोल करेगा। उन्होंने 5 ईयर प्लान्स को भी इनिशियलाइज किया था रशिया में, जिससे कि लोगों की और वर्कर्स की हालत थोड़ी बहुत धीरे धीरे करके बढ़ाई जा सके, अच्छी की जा सके। और उसके बाद उनका जो सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया था वो ये था कि अब हम हर जगह लैंड को बांटेंगे नहीं, जबकि हम लैंड को इकट्ठा कर देंगे और सारे पीजेंट्स वहीं पे वर्क करेंगे, और जो उनको प्रॉफिट होगा वो शेयर कर लिया जाएगा पीजेंट्स के द्वारा। अब जब हम देखते हैं कि अब क्या क्या लॉस हैं सोशलिज्म के, तो जो पीजेंट्स थे वो स्टैलिन की इस पॉलिसी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन उन पीजेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पनिश किया जाता है, उनकी लाइव स्टॉक छीन ली जाती है, उनके उनके फार्म्स जला दिए जाते हैं। और इसी की वजह से अब हम अपने एंड पे आते हैं। 1950 तक आते आते सोशलिज्म को एक वर्ल्ड फेस मिल गया था, और जो यूएसएसआर है वो एक तरह से ग्लोबल पावर की तरह दिखाई देने लगा था, और इसने एक जंग शुरू कर दी थी कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म के बीच की। लेकिन ऐसा नहीं था कि सोशलिज्म एक आइडियल आइडिया था, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं थे सिटीजन्स के लिए, और उनसे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी छीन ली गई थी। सो इसी के साथ, इस कन्फ्यूजन के साथ ये चैप्टर एंड होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, सोशलिज्म या कैपिटलिज्म।